तो हम लोग जो बात करें किसका, तवारीख का। तवारीख इसका मतलब क्या बताए? हाँ, फारसी भाषा का फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ को क्या कहा गया? तवारीख कहा गया। फारसी भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें राजाओं का अच्छे अच्छे कामों का वर्णन किया गया था, उसको क्या कहा गया? तवारीख। अब उसको लिखने वाला कोई समझदार व्यक्ति ही लिखेगा, तो उसके राज्य का जो सचिव हो गया, जो प्रशासनिक अधिकारी हो गया, प्रशासनिक कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया, कवि हो गया, या फिर वहाँ का क्या हो गया, दरबारी वाला जो विद्वान हो गया, ये सब लोग लिखता था। ठीक है, अब इसमें से कुछ मिलावट भी हो जाया करता था। अब उसमें समझिए उसका जो न्याय चक्र था वो क्या था। ये लोग जो है ना क्या कर, उसमें से एक चीज़ बताया गया, एक जो किताब लिखा गया ना उन्हीं में से जो है ना एक इतिहासकार जिसका नाम था फ़ख्र ए मुदब्बिर। क्या नाम था? फ़ख्र ए मुदब्बिर। नाम को सुनिए, फ़ख्र ए मुदब्बिर, ख में र पड़ा हुआ है, फ़ख्र है ना, फ़ख्र ए मुदब्बिर। फ़ख्र ए मुदब्बिर इतिहासकार का नाम था। ठीक है, उन्होंने जो है ना न्याय के बारे में लिखा है। तो उन्होंने वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जैसे एक राजा है तो राजा को अगर मान लीजिए चलाना है, तो किसी राजा को अगर चलाना है और राजा को सुरक्षित रहना है, तो राजा को काम करने के लिए सेना चाहिए ना। सेना के साथ अन्य सरकारी काम भी करने के लिए चाहिए। मेन तरह मानिए कि सेना चाहिए। एक राजा है तो राजा को अपने काम वाम को करने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। और अगर सेना कोई व्यक्ति रखेगा तो सेना को वेतन भी तो देगा, है ना। वेतन देगा कि नहीं देगा? क्योंकि फ्री में आके काम करेगा, फ्री में नहीं करेगा, अपनी जान को क्यों देगा फ्री में? तो वहाँ पे वेतन भी चाहिए उसको। और वेतन के लिए क्या चाहिए? पैसा, धन चाहिए। और धन कहाँ से आएगा? जब वो कर वसूलेगा, कर वसूल के ना पैसा लाएगा। कर कहाँ से वसूलेगा? जनता से। जो उसके राज्य में रहने वाला जो जनता हो गया, जनता से ना कर वसूलेगा। तो क्या सारे के सारे जनता कर दे देंगे? नहीं। जनता अगर राज्य के अंदर में अगर जो जनता है वो समृद्ध है, समृद्धशाली है, यानी कि जनता के पास पैसा का दिक्कत है ही नहीं है, तो टैक्स देना आसानी से दे देगा। जैसे भारत सरकार में सबके ऊपर टैक्स नहीं है। जिसका कमाई लाख रुपए से ऊपर तक हो जाता है तो वो लोग के ऊपर थोड़ा सा टैक्स आता है कि अब कमाई में तो टैक्स देना पड़ेगा। सब हम लोग क्या टैक्स देते हैं? कोई आदमी 10,000 का महीना कमाता है वो टैक्स नहीं पे करता है ना। लेकिन जिसका कमाई 50 से ऊपर थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी कमाता है, उन लोग का उसका जो सैलरी है उसमें से कर लग जाता है, सरकार की तरफ से चला जाता है। तो अगर जनता समृद्धशाली होगा तो क्या करेगा? सरकार को कर देगा। जब सरकार को कर देगा तो सरकार के पास जो पैसा आएगा उससे वो वेतन देगा किसको? सेना को देगा। और एक बात को समझिए, और अगर जनता को रखना है समृद्धशाली, तो समृद्धशाली कब रहेगा? जब उसके साथ प्रॉपर न्याय होगा। न्याय कहने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना 50 किलो अनाज उगाया। अब 50 किलो अनाज उगाया, लेकिन उसका अनाजवा को कोई ज़बरदस्ती लूट ले, कोई ज़बरदस्ती सस्ता दाम में खरीद ले, तो वो क्या करेगा? शिकायत के लिए राजा के पास जाएगा कि हमारा दाम सस्ता में लूट लिया है, या सस्ता में खरीद रहा है। राजा के पास जाएगा ना। राजा अगर सही से न्याय कर दिया तब तो उसको अच्छा दाम मिल जाएगा। राजा का आदेश है भाई कि उसको न्याय होना चाहिए, मतलब उसको बोला कि नहीं सही दाम पे बिकना है, लूटा है तो उसको वापस दिलवाओ, सैनिक भेज के उसकी सहायता करेगा तो उसको न्याय मिल जाएगा। न्याय मिलेगा, अच्छा से काम करेगा, है कि नहीं है। लेकिन उसको अगर न्याय नहीं मिला, लूट गया, राजा भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या करेगा? वो अगला बार से वो अनाज अच्छा से नहीं उगाएगा, कोशिश करेगा कि भाई अपना जीवन कैसे बचाएं, है कि नहीं है। तो फिर जनता समृद्धशाली बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जनता समृद्धशाली नहीं बनेगा तो कर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कर नहीं देगा तो वेतन मिल पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेटली सेना रख पाएगा? तो राज्य का डाउनफॉल होगा कि नहीं होगा? तो अगर राज्य को अच्छा बनाना है तो किस पे निर्भर कर रहा है? अल्टीमेटली राजा के ऊपर ही। अगर वो अच्छा न्याय व्यवस्था बनाया तो उसका राज्य कैसा बनेगा? समृद्धशाली बनेगा, अच्छा बनेगा, ऊंचा बनता जाएगा। लेकिन अगर न्याय व्यवस्था सही नहीं है तो राज्य कैसा होगा? गड़बड़, डगमग हो जाएगा। तो वही बात वो ये अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने किताब में। ठीक है, नाम क्या था उनका? फ़ख्र ए मुदब्बिर। तो फ़ख्र ए मुदब्बिर ही इसी बात को एक्सप्लेन किए। जो हम आपको बातें बताएं ये सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं अपने किताब में। कौन? फ़ख्र ए मुदब्बिर। और वो इस बात को बताते हैं कि उस समय जो भी राज्य समृद्धशाली था, वो क्यों समृद्धशाली था? क्योंकि राजा वहाँ का कैसा था? न्याय करने में सही था, है ना, न्यायवादी था, हर एक व्यक्ति को न्याय अच्छे से मिलता था। ये बात समझ में आया? न्याय चक्र समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग को समझना है रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, किस बारे में समझना है? रजिया सुल्तान में। रजिया सुल्तान के बारे में क्यों समझना है? क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला है, लड़की है। और जितने भी राजा बनता है हम लोग राजा के रूप में लड़का को ही कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, राजा को, लड़का को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा का काम होता है लड़ना मारना, इस तरह का काम होता है। ये सब काम महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, बट पुरुषों का मुकाबला थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है।
बट करने को कर सकते हैं, बट पुरुष का अपनी जगह पे कुछ एडवांटेज हो जाता है, महिलाओं का कुछ एडवांटेज नहीं हो पाता है ना। प्रकृति भी पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा मजबूत बनाई है, ठीक है। पुरुष का शरीर में हड्डी मजबूत होगा, शरीर हट्टा कट्टा होगा, लड़कियों का वैसा नहीं हो पाता है शरीर, ठीक है। लड़कियों के साथ काफ़ी मजबूरियाँ हैं, ठीक है, लड़कों के साथ मजबूत ज़्यादा नहीं होता है। तो पहली की शासक बनी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। पहली बात है क्या कि दिल्ली पे पहली शासक बनी, महिला शासक बनी। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे सवाल किया जाए कि पहली महिला शासक तो कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और जब रजिया सुल्तान बनी ना तो ये बहुत ही अच्छा शासन की, बहुत अच्छा शासन की। लेकिन जब अच्छा शासन कर रही थी ना तो वहीं के कुछ लोग, जो रईस लोग था ना, जो अच्छा खासा कर दिया करता था। अब जैसे मान लीजिए कि जो ज़्यादा पैसा देता तो उसका बात चलता है ना। आप लोग जैसे यार यहीं पर दशहरा का पूजा होता है तो दशहरा के पूरा सब चंदा देता है, सारा देता है। लेकिन कोई मान लीजिए गरीब टाइप व्यक्ति वो 500 देता है, 200 रुपये देता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो रईस टाइप हो, जैसा पैसा खूब होगा, मान लीजिए 20,000 का चंदा देता है हर साल 20,000 देता है। तो जो चंदा तहसील वाला व्यक्ति है उसका बात मानेगा कि नहीं मानेगा? जो कहेगा उसका बात ये मानेगा ना। वो कहेगा कि भाई पंडित जी का नहीं बोला, वो पंडित जी का बोला, ये बार टेंट मत करो, वो बड़ा करो, तो उसका बात मानेगा ना जी। क्यों? क्योंकि वो चंदा ज़्यादा देता है। वैसे ही रईस जितना व्यक्ति था वो कर राजा को ज़्यादा देता था, और जब ज़्यादा कर देगा तो उसका बात मानेगा ना सब, ठीक है। तो वही लोग को हो गया दिक्कत, कहा कि लड़की राजा बनेगी, नहीं ठीक बात है, अच्छा नहीं है, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग महिला है, हम महिला को अगर मान लीजिए हम लोग को रात में दिक्कत हुआ, 12 बजे रात में दिक्कत हो तो हम महिला राजा उसको कैसे बुलाएं? लड़का रहेगा तो तुरंत दौड़ के चलिए आएगा, महिला नहीं आएगी दौड़ करके, दिक्कत हो जाएगा। ऐसा तमाम तरह का समस्या है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, रजिया सुल्तान रात में भी जा सकती थी, ठीक है ना, उसके पास वो क्षमता था। लेकिन सब अब नहीं आता अपने आप में बात बनाता है, तो वो सब नाटक कर दिया और मना कर दिया, बोला कि नहीं, ये शासक अच्छी नहीं है, महिला शासक को हम नहीं रहने देंगे। तो मजबूरन जो है ना रजिया सुल्तान को वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है ना। तो 1236 में जो है ये जो है राजा बनती है, कौन? रजिया सुल्तान। 1236 जो है सत्ता में आती है, ठीक है। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी थी राजा, है ना, टाइम में देखे थे। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, है ना। इसके मरने के बाद, इल्तुतमिश के जाने के बाद रजिया सुल्तान राजा बनती है। लेकिन क्योंकि एक महिला थी जिस पे कुछ उसके राज्य में रहने वाले रईस वर्ग के जो लोग हैं ना उसका विरोध किए, है ना, क्योंकि महिला थी, इसकी वजह से उसको क्या किया गया? 1240 में, मतलब 4 साल में उसको राजा के पद पर से हटना पड़ा, है ना। उसको अपने ही राज्य के लोग वहाँ से क्या किया? उसको सत्ता से हटा दिया गया, ठीक है ना, सत्ता से हटा दिया गया। आप सोचिए 4 साल बहुत अच्छा राज की थी वो। एकमात्र ऐसी महिला थी जो पूर्ण तरह से महिला सुल्तान थी, पूरी तरह से महिला सुल्तान थी, महिला थी और एकदम बढ़िया सुल्तान बनी थी, बढ़िया से। इसके राज्य में बहुत अच्छा खासा देश तरक्की कर रहा था। लेकिन होता है ना, आदमी लोग अच्छे से ध्यान नहीं देता, आदमी लोग का थोड़ा मानसिकता वैसा होता है, तो उस तरीके से बात हो गया इसके साथ, नहीं अच्छे से चल पाया, ठीक है। ये बात समझ में आया, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में समझ गए शॉर्टकट तरीके से रजिया सुल्तान में। अभी इसके में और भी डिस्कशन है, बट आपकी क्लास में इतना ही पढ़ना है, जितना पढ़ना है फिलहाल उतना ही समझना है। अब उसके बाद देखिए एक शब्द है आपका, एक शब्द है जिसका नाम था बंदगान। शब्द का नाम क्या है? बंदगान। क्या नाम है? बंदगान। क्या नाम है? क्या नाम है? बंदगान। क्या नाम है? बंदगान। अब बंदगान क्या है वो समझिए। देखिए बंदगान जो है ना एक खास तरह का व्यक्ति था। सुल्तान जितना भी था ना, आदमी लोग में ही एगो नहीं होता है कि एकदम स्पेशल आदमी बनाएगा, 50 को, 100 को, 150 को अलग आदमी को चुना और चुन करके उसको स्पेशल ट्रेनिंग देगा ताकि वो एकदम बेहतरीन आदमी बने, उसके पास कला बहुत अच्छा हो, है ना, बेहतरीन आदमी बनाएगा, कला से निपुण व्यक्ति बनाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति होगा वो कला में कैसा होगा? पूरा एकदम उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। वो है गुलाम में है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का वो गुलाम ही कहा जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रशिक्षण उसके पास अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, प्रशिक्षित गुलाम है, तो उसको क्या कहा गया? बंदगान। तो ये बंदगान जो है ना इसको क्यों बनाया जाता था? ताकि जो बड़े स्तर का जो काम है ना, प्रशासनिक जो कार्य है उसको अच्छे से किया जा सके। साथ में इसको ऐसा ट्रेनिंग मिलता था ना कि ये जो है वफादार रहे राजा के प्रति, अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहे। वफादार का मतलब समझते हैं? धोखाबाजी ना करे, क्योंकि राजा को हमेशा डर रहता था, क्योंकि राजा तो भाई ठीक है, लेकिन राजा का शक्ति उसके सेनापति सैनिकों से ही है ना। अब उसके सैनिक सेनापति अगर मान लीजिए उसके विरोध में आ गया तो फिर राजा कैसे काम कर पाएगा, ठीक है। तो वो वफादार व्यक्ति ढूंढता था, समझ में आया बात, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ना उसके लिए वही सब काम करता था। लेकिन देखिए बंदगान के साथ समस्या क्या था ना, सुनिए ना ध्यान से। बंदगान के पास में समस्या क्या था कि इसका काम तभी तक होता था ना जब तक कि अपना राजा का नौकर रहता था। जैसे मान लीजिए कोई सुल्तान है, ठीक है, ये वो सुल्तान है, वो बंदगान को रखा काम पर। अब वो सुल्तान मान लीजिए किसी कारणवश राजा से पद से हट गया, अब नया सुल्तान आएगा, तो जब नया सुल्तान आता था ना तो उसको भरोसे नहीं होता था कि हमारे लिए वफादार है कि नहीं है ना। उस बंदगान को पे भरोसा उसको नहीं होता था, जिस वजह से उसको क्या करता था ना, हटा देता था और कहता था कि भाई दूसरा लेके आओ, है ना,
दूसरा को बनाएंगे, उसमें भरोसा नहीं करता था। तो जिस वजह से जो बंद गान है ना, इसका जो शक्ति है, मैंने समझिए कि थोड़ा सा इसका काम जो है ना बदल जाया करता था, जिसकी वजह से इसको दुख मिलता था, तकलीफ होता था, ठीक है ना। ये निष्ठा जो है स्वामी के प्रति जो है ना, ये सीमित रह जाता था, नहीं कर पाता था, क्योंकि अब बतिया मान ही नहीं रहा है इसका। शक करता था कि पता नहीं पिछलका राजा का कहीं जाके मिला भगत तो ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए राजा बना है, अब वो तो गायब हो गया, वो तो चल गया, अब पीछे से उसी का बात मान रहा हो, ठीक है। क्योंकि जनरली राजा बनता था ना, तो कोई ना कोई या तो चालबाजी से बनता था, उसको हटा करके, या ज़बरदस्ती, या लड़ करके किसी तरीके से, या तो मर गया तब बना। तो मर गया तो बात ही अलग है, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन अब राजा नहीं है, तो हो सकता है ये व्यक्ति उससे छिप छुप के मिलता हो, इससे मिला हुआ हो और अपना राजा को मरवा दे। शक रहता है ना, इस शक की वजह से ये इतना प्रशिक्षित होते हुए भी इसको जो है उस पद से हटा दिया जाता था। इस बात से इसको हमेशा पीड़ित रहता था, इसका ये हमेशा ये समस्या रहता था। बताया समझ में? किसका? बंदगान का। तो अभी हम आपको 2-3 बातें ही बताए हैं। एक न्याय चक्र का अर्थ समझाएं, जो फ़क्र खां मुदब्बिर के द्वारा बताया गया था, वो आपको बताएं। एक शब्द आपको दिखाया जिसका नाम था, क्या था? तवारीख के बारे में। और साथ में आपको हम बंदगान के बारे में बताएं, और एक रजिया सुल्तान का छोटा सा बात बताएं। क्या ये बातें समझ में आया? ठीक है, तो इतना जो है, इतना ही बस आज के लिए हम लोग रखेंगे और इतना याद करेंगे, ठीक है।